हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के एनईपी सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम अगर कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो वहां पे जरूर तुम्हारे सेमेस्टर्स में ये पेपर होगा। हम पिछले क्लास के अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट कवर कर चुके हैं। आज हम और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कवर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, ग्रुप्स का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है अबाउट कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू द मैनेजेरियल डिसीजंस। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन वीडियो का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जो बच्चे लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 भी जरूर से देख लेना। वहां पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजेरियल डिसीजंस। ठीक है, इसके अंदर पहला जो कॉस्ट आता है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। सपोज अगर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट आता है टोटल 200 का। अगर मैं 10 यूनिट बनाऊं तो टोटल कॉस्ट है 200। लेकिन अगर मैं 11 यूनिट बनाऊं तो टोटल कॉस्ट है 215 का। तो ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया उसके लिए कितना रुपए का कॉस्ट इंक्रीज हुआ? 15 रुपए का। दिस 15 रुपीज इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर? देखना, marginal cost is the total of the variable cost, that is prime cost plus variable overhead. It is based on the distinction between fixed and variable overhead. Fixed costs are ignored and only variable costs are taken into consideration for determining the cost of the product and value of work in progress and finished goods. ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि तुम खुद सोचो, यहां से यहां जब मैं प्रोडक्शन बढ़ाया, पहले मैं 10 यूनिट बनाता था, अब 11 यूनिट बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है? आंसर इज नो। हमारा फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। ये जो 15 रुपए का चेंज है, ये 15 रुपए का चेंज किस वजह से है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट। राइट, तो फिक्स कॉस्ट इग्नोर हो रहा है। सारे डिसीजंस किसके बेसिस पे लिए जाएंगे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, out of pocket expense, that is that portion of the cost which involves payment to outsiders। तो ये आउट ऑफ द पॉकेट का मतलब है जिसके वजह से कैश आउटफ्लो होता है, जिसके वजह से हमको बाहर वालों को पैसा देना पड़ता है। जैसे कि रेंट, रेंट अगर हम बिल्डिंग रेंट पे लिए हैं तो हमको रेंट का पैसा देना पड़ेगा। तो रेंट जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। सैलरी, स्टाफ लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब खर्चा जो है ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस विच रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, जिसके वजह से कैश आउटफ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ठीक है, इट गिव राइज टू कैश एक्सपेंडिचर एज अपोज टू द सच कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है उसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश एक्सपेंडिचर। सच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ड्यूरिंग रिसेशन
और व्हेन मेक और बाय डिसीजंस इज टू बी मेड। तो कई बार हमको रिसेशन के समय या जब हम डिसाइड कर रहे हैं मेक और बाय, सामान बनाए या खरीदे, ऐसे सिचुएशंस के अंदर हमको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस सिंपली मींस द एक्सपेंसेस व्हिच रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश, जिसकी वजह से पैसा आउटफ्लो होता है, पैसा बाहर जाएगा, ऐसे खर्चा को हम बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, तीसरा टाइप का खर्चा आता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। देखना, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट बिटवीन अल्टरनेटिव कैलकुलेटेड टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे एक चीज को करने का बहुत सारा ऑप्शन है, अल्टरनेटिव 1 है, अल्टरनेटिव 2 है, अल्टरनेटिव 3 है, ठीक है? तो सोच लो इसमें लगेगा 500 रुपए, इसमें लगेगा 600, इसमें लगेगा 800। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, अलग अलग अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो अलग अलग डिफरेंस है कॉस्ट का, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट resulting out of producing and distributing a few more or few less units of product. A change in the method of production, distribution, an addition or deletion of a product or a territory and selection of an additional sales channel. तो कहाँ का हेल्प करता है? कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करें ये डिसाइड करने में, कौन से मेथड से हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ये प्रोडक्ट को बेचें या नहीं बेचें, ठीक है, या इस एरिया में प्रोडक्ट को सेल करें या फिर नहीं करें, ये सब चीज डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं उड़ीसा में बेचूं सामान सिर्फ, तो सेल होगा 500 करोड़ का, ठीक है? अगर मैं उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ में सामान बेचूं तो सेल होगा 600 करोड़ का, ठीक है? मैं अगर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल तीनों में सामान बेचूं तो सेल होगा 800 करोड़ का। तो ये हेल्प करता है हमको डिसाइड करने में कि कौन सा जो ऑप्शन है सबसे एप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर है? तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस। जो हमारा डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, ऐसे बहुत सारा जब ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा वो कैलकुलेट करने में, वो पता लगाने में हेल्प करता है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है कन्वर्जन कॉस्ट। इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड cost of converting raw material from one stage of production to the next. In other words, conversion cost is the works cost, हम ये cost sheet में पढ़ेंगे भी, minus the cost of direct material. तो conversion cost का मतलब है जो खर्चा होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में इनटू फिनिश्ड गुड्स, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। लेकिन कौन सा ओवरहेड? सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना रुपए लगेगा, तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पास्ट कॉस्ट। जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इंपैक्ट नहीं डालता, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है? अ संक कॉस्ट इज अ इररिकवरेबल कॉस्ट and is caused by complete abandonment of a plant.
It is written down value of the abandoned plant. Let's is salvage value. Such cost are historical cost. ये पास्ट का खर्चा है, इस पे हमारा डिसीजन मेकिंग से इम्पैक्ट नहीं पड़ता. Which are incurred in the past and are not relevant for the purpose of decision making and are not affected by increase or decrease in the volume. Clear है ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक प्रोडक्ट का हेवी एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ सपोज 1 लाख, ठीक है. कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एडवर्टाइजमेंट इज 1 लाख रुपीज, राइट. अब मैं सोच रहा हूं कि इस प्रोडक्ट को बेचूं या ना बेचूं, कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना नहीं सेल हो रहा. तो क्या करना चाहिए? इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बनाना चाहिए, या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? ये जो डिसीजन मैं लूंगा कि इसको प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं या इसको बंद कर दूं, इस डिसीजन मेकिंग में ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मैं कर चुका, अब ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये खर्चा तो हो चुका. तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो भी ये खर्चा हो चुका है, तुम प्रोडक्ट ना भी बनाओ तो भी ये खर्चा हो चुका है. इस खर्चे के बेसिस पे अब और हम डिसीजंस नहीं ले सकते. बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम सोच लो, कोई प्रोफेशनल कोर्स में रजिस्टर कर लिए, सीए कोर्स में रजिस्टर कर लिए और 50,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी भर दिए, ठीक है. अब तुम सोच रहे हो कि सीए कोर्स कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं. 3-4 महीना बाद तुमको लग रहा है कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं. ये जो डिसीजन तुम लोगे अभी, कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये जो 50,000 का रजिस्ट्रेशन फी भर चुके, अब ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये 50,000 तो लग चुका. तुम चाहे कोर्स करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये 50,000 का खर्चा हो चुका, ये वापस नहीं आने वाला, राइट. तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं संक कॉस्ट. क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंप्यूटेड और नोशनल और हाइपोथेटिकल कॉस्ट. ये वो कॉस्ट है जो इनकर नहीं हुआ है, ये एस्टिमेटेड है, एज्यूम्ड है, नोशनल है, ठीक है. जैसे स्टाफ काम कर रहा है तो स्टाफ को तो सैलरी देना पड़ेगा, राइट. लेकिन अगर मालिक खुद काम कर रहा है तो मालिक का सैलरी इज अ नोशनल कॉस्ट. मतलब मालिक खुद सैलरी थोड़ी ले रहा है, बट मालिक का सैलरी इज अ नोशनल कॉस्ट, राइट. तो वो कॉस्ट जो सच में इनकर नहीं हो रहा है, बट ये एज्यूम्ड है, नोशनल है, इंप्यूटेड है, एस्टिमेटेड है, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट. इससे कोई भी प्रकार का कैश आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है. Imputed cost or notional cost have the same meaning. The American equivalent term of British term notional cost is imputed cost. This costs are notional, assumed, है ना. notional का मतलब क्या? assumed. ये खर्चा सच में थोड़ी हो रहा है, ये तो assumed है in nature and do not involve any cash outlay. Clear? Next, opportunity cost. Opportunity cost का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स का क्या जो खर्चा है, जो कॉस्ट हम फॉरगॉन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा था, ठीक है. मेरा सैलरी था सपोज 40 लाख रुपीस पर एनम, ठीक है. आईसीआईसीआई बैंक में मैं जॉब करता था, मेरा सैलरी है 40 लाख रुपया पर एनम. अभी मैं एसबीआई ज्वाइन किया, लंच ब्रेक खत्म हो गया एसबीआई में, ठीक है. अब मैं एसबीआई ज्वाइन कर लिया, और एसबीआई जो मैं ज्वाइन किया 45 लाख रुपए का सैलरी में ज्वाइन किया, ठीक है. तो ये जो मैं एसबीआई ज्वाइन किया 45 लाख में, एसबीआई में जो मैं काम कर रहा हूं, इसको करने के लिए मैं क्या चीज सेक्रीफाइस किया बताओ? मैं ये आईसीआईसीआई बैंक का सैलरी को सेक्रीफाइस किया. तो एसबीआई में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? और एसबीआई में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40 लाख. क्योंकि अगर मैं एसबीआई में काम नहीं करता तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा होता और मुझे वहां 40 लाख रुपए मिलता.
तो एसबीआई में काम करने के वजह से मैं क्या चीज सेक्रीफाइस कर रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक का जॉब को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, जिसमें मुझे 40 लाख रुपए मिलता। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, इसको जो हम कर रहे हैं, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था, उसमें जो पैसा हम फॉरगॉन किए, जो हमारा नुकसान हुआ, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? देखना, opportunity cost is the cost of selecting one course of action and the losing of other opportunities to carry out that courses of action. ठीक है? It is the amount that can be received if the asset is utilized in the next best alternative. हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से जो हमको मिलता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि अगर मैं एसबीआई में काम नहीं करता तो मैं कहाँ काम करता, आईसीआईसीआई में, और मुझे 40 लाख मिलता। ठीक है? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव अर्न्ड if the production capacity or service has been put to some alternative use. तो अगर मैं एसबीआई में काम नहीं करके कोई अल्टरनेटिव काम कर रहा होता तो वहां मुझे कितना मिलता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन एसबीआई। राइट? इन सिंपल वर्ड्स, it is the advantage is measurable which has been foregone. जो चीज हम सेक्रीफाइस किए हैं, जो हम सेक्रीफाइस किए हैं, फॉरगॉन किए हैं, जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिसको हम सेक्रीफाइस किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? तो एसबीआई में काम करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आईसीआईसीआई बैंक में मैं काम नहीं कर पाया, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है आज अगर सेम चीज हम फिर से लाएंगे तो उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो उस पर कितना खर्चा होगा। ठीक है? इट इज द कॉस्ट एट विच देयर कुड बी परचेज ऑफ एन एसेट और मटेरियल आइडेंटिकल टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड। तो जैसा एसेट, जैसा गुड्स, जैसा मटेरियल आज हमारे पास है, अगर वैसा ही गुड्स, वैसा ही एसेट हम एक और खरीदेंगे तो उस पर कितना पैसा लगेगा, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नाम से पता चल रहा है, अवॉइडेबल मतलब जो हमारे हाथ में है, जो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, और अनअवॉइडेबल मतलब जो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल पे नहीं है। ठीक है? अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज विच कैन बी एलिमिनेटेड, जो खर्चा को हटाया जा सकता है, if a particular product or department with which they are directly related is discontinued. अगर वो प्रोडक्ट को या वो डिपार्टमेंट को ही हम बंद कर दें तो उससे रिलेटेड खर्चा बंद हो जाएगा, ऐसे खर्चे को बोलेंगे अवॉइडेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ द क्लर्क्स एम्प्लॉयड इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन बी एलिमिनेटेड इफ द पर्टिकुलर इज डिसकंटिन्यूड। तो अगर डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट में जो क्लर्क काम कर रहा होगा उसका सैलरी भी बंद हो सकता है। ठीक है? और अनअवॉइडेबल मतलब which will not be eliminated with the discontinuation of a product or department. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर और फैक्ट्री का रेंट। अब चाहे फैक्ट्री में तुम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बनाओ तो भी फैक्ट्री रेंट लगेगा। अगर तुम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दो, फिर प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी बनाओ, तब भी तो फैक्ट्री रेंट लगेगा ही लगेगा। राइट? तो फैक्ट्री रेंट ऐसा खर्चा है जो कि प्रोडक्ट अगर हम बंद भी कर दें, एक प्रोडक्ट को बंद भी कर दें, तब भी फैक्ट्री का रेंट जो है वो लगता रहेगा। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो जो खर्चा बंद हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा विद द रिडक्शन, विद द क्लोजर ऑफ द प्रोडक्ट और द डिपार्टमेंट, दैट इज अवॉइडेबल। और जो बंद नहीं होगा, दैट इज अनअवॉइडेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ये तो हम पहले पढ़ चुके। एक्सप्लिसिट का मतलब है जिसके वजह से कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है? रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट टू ऑफ कैश टू आउटसाइडर्स।
एंड एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब एग्जांपल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट का उल्टा, विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, जिसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन खर्चा तो है पर उसके वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। है ये दोनों खर्चा ही, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट के वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट के वजह से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, इसमें क्या आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। दिस आर द कॉस्ट दैट रिजल्ट इन स्पेसिफिकली from a clear cause and effect relationship between inputs and outputs. The relation is usually personally observable. Example of inputs are direct material cost, direct labor cost, etc. तो इंजीनियर कॉस्ट का मतलब है जो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है बोल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ये पता है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये खर्चा हो रहा है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट का है, तब उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, आल्सो कॉल्ड एज इंजीनियर्ड कॉस्ट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जहां पे हम कॉस्ट क्लासिफिकेशंस पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले वीडियो में बहुत सारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम कवर किए थे, और आज जो बैलेंस बचे हुए कॉस्ट है वो भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे का टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।